आप सभी को अस्सलाम वालेकुम और सुबह का नमस्कार। एजुकेशन अफेयर्स के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग घटना चक्र जो कि हिंदी विषय के लिए जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों में काम आएंगे, तो हम उन प्रश्नों को कर रहे थे। हम लोगों ने पहला चैप्टर जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसमें 25 प्रश्नों को कर लिया था, उसका एनालिसिस भी किया। अब उन प्रश्नों को आगे बढ़ाते हुए आगे के प्रश्नों को देखते हैं कि 26 नंबर का प्रश्न है कि मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ। तो यह 4 भागों में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, 4 भाग, जो कि 1913 में इसके 3 भाग आ गए थे और जो चौथा भाग है वो 1934 में प्रकाशित हुआ। फिर है 27 नंबर प्रश्न कि मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा क्या निर्धारित की। तो इनका जो समय निर्धारित किया गया है परिवर्तन काल का, वो संवत 1890 से लेकर के संवत 1925 तक यह निर्धारित की गई है। ठीक, आइए थोड़ा संवत को समझते। संवत क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए अभी 2025 चल रहा है, तो अगर इसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे संवत में, तो इसमें 57 ऐड कर देंगे, है ना। जब 57 हम लोग इसमें ऐड कर देंगे तो हमको संवत प्राप्त हो जाएगा। और वहीं से यदि हमें संवत से जब अगर वर्तमान देखना होगा, उसको ईस्वी में देखना होगा, मतलब एने डोमिनी जिसे कहते हैं, शताब्दी। तो उसको करने के लिए क्या करना होगा कि जैसे यहाँ पे 1890 लिखा हुआ है, 1890 संवत, तो अगर हमको इसको ईस्वी में लाना है तो हम लोग इसमें से 57 को घटा देंगे। जो 57 को हम लोग घटाएंगे तो जो हमारा उत्तर आएगा, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो ये परिवर्तन काल की सीमा क्या है, 1833 है। ठीक है, फिर इसमें थोड़ा और देखते हैं और प्रश्नों को कि मिश्र बंधु विनोद, जिसमें 3 भाई थे, पहले पंडित श्याम बिहारी, दूसरे सुखदेव बिहारी और तीसरे गणेश बिहारी। तो इनके जो पुस्तक का नाम है वह मिश्र बंधु विनोद है, जो हिंदी साहित्य का काल विभाजन। तो इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, उसमें जो काल विभाजन किया ये इस प्रकार से किया है। सबसे पहले आरंभिक काल किया, जिसमें पूर्व आरंभिक और उत्तर आरंभिक में बांटा। फिर मध्यकाल को पूर्व माध्यमिक काल और उसके बाद प्रौढ़ माध्यमिक काल या उत्तर माध्यमिक काल, और उसके बाद अलंकृत काल आता है जिसे हम लोग रीतिकाल भी कहते हैं। वह पूर्वालंकृत काल हो गया और उत्तरालंकृत काल हो गया। फिर चौथा इन्होंने डिवाइड किया अज्ञात काल जिसे कहा। फिर एक परिवर्तन काल आता है जो आधुनिक काल भी नाम से जाना जाता है, जो कि 1890 से 1950 विक्रम संवत तक चला। फिर इसी में ख पार्ट भी है जो 1926 से विक्रम संवत से लेके अब तक चल रहा है। तो हम लोगों ने संवत को जान लिया, किस प्रकार से ईस्वी में निकालेंगे या ईस्वी को संवत में कैसे निकालेंगे, इसको भी देख लिया। अब देखिए यहाँ नोट लिखा है कि आरंभिक काल को आदि काल। तो आरंभिक काल को जो आदि काल है वह किसने नाम दिया है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। फिर माध्यमिक काल को जो भक्ति काल है, और उसके बाद अलंकृत को जो रीति काल है वो रामचंद्र शुक्ल के द्वारा दिया गया, और परिवर्तन काल जो आधुनिक काल कहलाता है वो भी रामचंद्र शुक्ल के द्वारा दिया गया है। आइए आगे देखते हैं कि अगला नंबर प्रश्न है 28 की मिश्र बंधुओं की पुस्तक हिंदी नवरत्न में इनमें से किस कवि को स्थान नहीं मिला है। तो मिश्र बंधुओं के द्वारा हिंदी नवरत्न की एक पुस्तक लिखी गई है, जिसमें जो 9 प्रमुख कवि हैं उनके अनुसार उनको स्थान दिया गया है। तो उसमें किसको स्थान नहीं मिला है, तो जायसी जी को नहीं मिला है। देखिए वह 9 रत्न कौन कौन से हैं जो इनके द्वारा बताए गए हैं। पहले तुलसीदास, सूरदास, फिर देव हैं, फिर बिहारी हैं, फिर भूषण हैं, फिर केशव है। तो इसमें बृहत्त्रयी तुलसीदास, सूरदास और देव है, और मध्य में आ जाते हैं बिहारी, भूषण और केशवदास। और फिर उसके बाद मतीराम, चंद्रबदाई और हरिश्चंद्र, ये किस में आते हैं, लघुत्रयी में आ जाते हैं। तो हरिश्चंद्र से तात्पर्य हमारा भारतेंदु हरिश्चंद्र से है, जो जिन्हें आधुनिक आधुनिक काव्य का या क्या बोलते हैं, जो गद्य, आधुनिक काल के गद्य का पितामह कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न में 20 नंबर है कि मिश्र बंधुओं द्वारा लिखित हिंदी नवरत्न में इनमें से कौन से कवि को स्थान नहीं मिला है। तो इसमें मलिक मोहम्मद जायसी को स्थान नहीं मिला है। मलिक मोहम्मद जायसी ने, जिन्होंने कौन सी किताब लिखी है, पद्मावत लिखी है। इसको भी आगे हम लोग देखेंगे। फिर अगला प्रश्न है 30 नंबर कि मिश्र बंधुओं द्वारा लिखित हिंदी नवरत्न में इनमें से किस कवि को स्थान नहीं मिला है। तो किसको नहीं मिला है, मलिक मोहम्मद जायसी को नहीं मिला है। सूरदास भी हैं, गोस्वामी तुलसीदास भी है, केशवदास भी है। फिर 31 नंबर प्रश्न की हिंदी साहित्य का इतिहास शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास जो पुस्तक लिखा गया वह
रामचंद्र आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया। और यह हिंदी शब्द सागर ग्रंथ, जो कि मैंने पहले बताया था पहले पुराने वाले वीडियोज़ में, कि इसके भूमिका के रूप में लिखा गया था। और फिर उसके बाद जो हिंदी शब्द सागर की भूमिका में ही हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से सन 1929 ईस्वी में यह प्रकाशित हुआ। फिर 1940 ईस्वी में यह पुस्तक परिवर्धित एवं संशोधित रूप में भी प्रकाशित हुआ। तो इसमें कुछ संशोधन समय समय पे किए जा रहे हैं और उसके अनुसार क्या हो रहा है, यह पुस्तक आ रही है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं इससे रिलेटेड कि हिंदी साहित्य का जो पुस्तक है उद्भव और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952 ईस्वी में लिखा गया। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1940 ईस्वी में लिखा गया। या किसके द्वारा लिखा गया? हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा, जो कि आदिकाल का जो नामकरण है या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा रखा गया था। फिर हिंदी साहित्य का अतीत, जो कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा लिखा गया। फिर हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि 1973 में, और इसका संपादन डॉक्टर नागेंद्र तथा डॉक्टर हरदयाल ने किया। यह हिंदी अगर साहित्य अच्छे से पढ़ना है तो ये भी आप पुस्तक डॉक्टर नागेंद्र और डॉक्टर हरदयाल का ले लेंगे तो बहुत बेटर रहता है। अब मैं बुक्स भी बताऊंगा कि कौन कौन सी बुक्स आप पढ़िएगा तो जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसको बहुत अच्छे से समझिएगा, और जो व्याकरण है उसके लिए कौन कौन सी पुस्तक आप पढ़ेंगे तो आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे, है ना। उसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा। फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को मनुष्य की संचित चित्रवृत्तियों से जोड़कर अपने साहित्य के इतिहास का दर्शन का प्रतिपादन किया। अगला प्रश्न 32 नंबर की हिंदी साहित्य के इतिहास को मनुष्य की संचित चित्रवृत्तियों से हिंदी के कौन से साहित्य इतिहासकार ने जोड़कर अपने साहित्य के इतिहास दर्शन का प्रतिपादन किया? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया, जो कि क्या है, बहुत ही बड़े आलोचनात्मक भी है, समीक्षात्मक भी और निबंधकार भी है। फिर है 32 नंबर प्रश्न की रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया था? तो यह कौन सी कृति की भूमिका में लिखा गया था? हिंदी शब्द सागर का। और फिर 1929 में यह हिंदी साहित्य के इतिहास के रूप में आता है सामने हमारे। फिर है रामचंद्र शुक्ल 34 नंबर प्रश्न का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास नागरी प्रचारणी के से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक में लिखा गया? तो यह हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से लिखा गया। इसको ध्यान देंगे, कौन सा शीर्षक था उस समय? हिंदी साहित्य का विकास से लिखा गया। फिर इसका जो प्रकाशन हुआ तो यह इसका नाम हिंदी साहित्य का इतिहास हुआ। और जो नागरी प्रचारणी सभा, जो कि कहाँ पर है, यह काशी बनारस में है। तो ये इसका क्या मुख्य उद्देश्य था कि बहुत सारे रिसर्च करके या फिर जो पुस्तकें कहाँ कहाँ उनको खोज करके उनको प्रकाशित करना, या फिर जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसको बढ़ावा देने के लिए इन्होंने क्या किया, बहुत सारे कार्य किए हैं। प्रकाशन का मुख्य इनका काम रहा है नागरी प्रचारणी सभा का। फिर 35 नंबर प्रश्न की इनमें से वह कौन सी रचना है जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ बना दिया गया? तो कौन सा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि पहले हिंदी शब्द सागर की भूमिका में लिखा गया था कि हिंदी साहित्य का विकास, और फिर बाद में यह एक स्वतंत्र ग्रंथ या स्वतंत्र साहित्य इतिहास की पुस्तक के रूप में आ जाता है हमारे सामने। फिर 36 नंबर का प्रश्न है कि रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका में था? तो यह हिंदी शब्द सागर के भूमिका में था। फिर अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन कब हुआ था? तो इसका प्रकाशन सन 1929 ईस्वी में हुआ। फिर अगला प्रश्न है 38 नंबर, हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको जाता है? तो जो एक व्यवस्थित रूप देने का जो श्रेय है वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को जाता है। देखिए किस प्रकार से, थोड़ा एक्सप्लेनेशन इसका देखते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल को जाता है। इन्होंने क्या किया कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास है सन 1929 में लिखा, जो मूलतः क्या है, नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, तथा जिसे आगे परिवर्धित एवं विस्तृत करके स्वतंत्र पुस्तक के रूप में इसको दिया गया। फिर 39 नंबर प्रश्न की आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार क्या रहा है? तो जो उन्होंने काल का मतलब जैसे आदि काल हो गया, भक्ति काल हो गया, रीति काल हो गया, तो इस प्रकार से जो काल का नामकरण है उसका आखिर आधार क्या है, उसका बेस क्या है? तो इनका बेस कह रहा है कि युग प्रवृत्तियां, कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास के नामकरण का आधार युग प्रवृत्तियां रहा है। मतलब युग की जो साहित्यिक प्रवृत्ति रही उस समय की, उसके अनुसार इन्होंने क्या किया, इसका नामकरण किया। इन्होंने इसी प्रवृत्ति के आधार पर हिंदी साहित्य इतिहास के कालों का दोहरा नामकरण करते हुए 4 कालों में बांटा था, जिसे हम लोग
एक तो वीर गाथा काल हो गया, फिर उसके बाद भक्ति काल हो गया, फिर रीति काल हो गया, फिर आधुनिक काल हो गया। तो इस प्रकार से इन्होंने 4 भागों में बाँटा और 4 भागों में भी कई सारे इनको उपभागों में बाँटा है, जो कि आगे हम लोग देखेंगे। फिर अगला है 40 नंबर प्रश्न, इतिहास के लेखन का सबसे विकसित पद्धति है कि इतिहास लेखन का जो सबसे विदित जो फेमस पद्धति है किस प्रकार से लिखेंगे, तो वह क्या है, विधेयवादी पद्धति, जिसका प्रयोग रामचंद्र शुक्ल ने किया है। इतिहास सब लेखन की सबसे विकसित पद्धति विधेयवादी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ इसी पद्धति पर लिखा है। इस पद्धति में युगीन प्रवृत्तियां एवं कालक्रम का वैज्ञानिक निरूपण है। क्यों? क्योंकि यह पद्धति क्या करता है, जो वैज्ञानिक और युग की जो प्रवृत्तियां रही हैं उसको कालक्रम के अनुसार बताती है और उसका एक साइंटिफिक रीजन भी देती है। इस वजह से क्या है, यह एक विधेयवादी पद्धति का प्रयोग किया जाता है जब जब हम लोग कोई इतिहास लिखते हैं तो, या इनके द्वारा जो इतिहास लिखा गया। फिर 41 नंबर प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया है। तो इन्होंने जो प्रथम उत्थान का समय है वह 1868 से लेकर के 1893 ईस्वी तक रखा है। ठीक, प्रथम उत्थान से क्या तात्पर्य है, जैसे कि जब हम लोग आते हैं आधुनिक काल में तो उसमें प्रथम उत्थान होगा, द्वितीय हो गया, फिर उसके बाद तो प्रथम उत्थान किससे रिलेटेड है हमारा, ये हमारा जो रिलेटेड है वह भारतेंदु हरिश्चंद्र से रिलेटेड है। ठीक, ये आगे देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म है जो है 1850 ईस्वी में हुआ था, बट इन्होंने क्या किया, जो समय का निर्धारण है वो 1868 से किया, क्योंकि यहाँ पे इस समय एक मैगजीन उनके द्वारा प्रकाशित किया गया था, तो इसी से उनको रिलेट करके यहाँ से इन्होंने रखा 1868 से 1893 तक। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय 1868 से लेकर 1893 ईस्वी, या इसको अगर विक्रम संवत में हम लोग देखें तो 1925 से लेकर 1950 है ना। विक्रम संवत मैंने बताया था कि अगर 1925 विक्रम संवत लिखा है, अगर इसको हम लोग को ईस्वी में कन्वर्ट करना होगा तो इसमें से 57 को माइनस कर देंगे तो हमारा ईस्वी आराम से आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 1868 आ जाएगा। फिर तथा द्वितीय उत्थान का समय क्या रखा, 1893 से 1918 तक, जिसमें द्वितीय किससे रिलेटेड है, क्या बोलते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से रिलेटेड है ये। तथा शुक्ल जी कहते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रभाव भाषा और साहित्य दोनों पर बहुत अधिक पड़ा था। उन्होंने जिस प्रकार हिंदी गद्य को परिमार्जित करके उसे बहुत ही सरल, मधुर, स्वच्छ रूप दिया, उसी प्रकार हिंदी साहित्य को भी एक नए मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया। उनके भाषा संस्कार की महत्ता को सब लोगों ने मुक्त कंठ से स्वीकार किया और वे वर्तमान हिंदी गद्य के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो है ना, हिंदी जो गद्य है, गद्य में क्या कहते हैं, नाटक हो गया, कहानी हो गया, निबंध हो गया, तो ये सब किस में आते हैं, गद्य विधा में आते हैं। तो इसका जो प्रवर्तक है या पितामह किसको माना जाता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को, जिनका जन्म 1850 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1885 ईस्वी में होती है। फिर 42 नंबर प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की जो काल अवधि वो क्या निर्धारित किया है, तो संवत 1925 से लेकर के 1950। तो 1925 से क्या तात्पर्य है, 1868 से लेकर 1893 ईस्वी तक, अगर ईस्वी में इसको हम लोग देखेंगे तो। फिर अगला नंबर का प्रश्न है 43 कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय क्या माना है, तो 1893 से 1918 तक माना है। ठीक है, द्वितीय उत्थान किससे है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से यह संबंधित है, द्वितीय उत्थान हमारा। ठीक है, फिर है 44 नंबर प्रश्न की रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है, तो इन्होंने कब से माना है, विक्रम संवत 1050 से माना है। ठीक, अगर देखा जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ विक्रम संवत जब जब रहेगा 1050, तो अगर आपको ईस्वी में निकालना होगा कि आखिर इसका एने डोमिनी जिसे हम लोग एडी कहते हैं, तो उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 57 माइनस कर देंगे, तो इससे हमारा निकल जाएगा कि आखिर ईस्वी कब की है। तो हिंदी साहित्य का जो इतिहास के 900 वर्ष का इन्होंने इतिहास लिखा है, टोटल बांटे हैं, जो कि इस प्रकार से, पहला ये आदि काल जिसे इन्होंने क्या नाम दिया, वीरगाथा काल दिया, जो कि 1050 से 1375 विक्रम संवत तक है। फिर पूर्व मध्यकाल को इन्होंने भक्ति काल रखा, जो कि 1375 से 1720 विक्रम संवत तक है। फिर उत्तर मध्यकाल जिसे इन्होंने रीति काल कहा, जो कि विक्रम संवत 1700 से लेकर 1900 विक्रम संवत तक है। फिर आधुनिक काल जो कि इनके द्वारा इनका नामकरण गद्य काल किया गया, जो कि विक्रम की संवत 1900 लेकर 1984 तक है। फिर अगला नंबर प्रश्न देखते हैं 45 की विक्रम संवत 1050 से लेकर 1375 की कालावधि में लिखे गए हिंदी साहित्य का वीर गाथा के रूप में नामकरण किसने किया, तो वीर गाथा नाम किसने दिया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया। फिर भक्ति काल भी नामकरण किसने दिया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। फिर रीति काल का भी नाम किसने दिया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। और गद्य काल या आधुनिक काल भी किसने दिया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है।
तो ये सब नामकरण किए गए हैं। जिस प्रकार से जो आप इतिहास पढ़ते हैं तो उसको भी कई भागों में बांटा जाता है, तो इसको भी कई भागों में बांट दिया जाता है, ताकि जो इसको हम लोग पढ़ सके या समझ सके, तो इसको पढ़ने या समझने में आसानी हो, या उस समय की जो प्रवृत्तियां रही थी उसके अनुसार उसको वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार उसको डिवाइड किया गया था। फिर 46 नंबर प्रश्न के आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल की सीमा क्या रखी गई? तो विक्रम संवत 150 से लेकर के विक्रम संवत 1375 तक, जिसका ये आदिकाल का समय है, जो कि आदिकाल जो नामकरण है वह हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा रखा गया था, ठीक। और बट इसका जो वीर गाथा काल है, इसी आदिकाल को वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रखा है। फिर अगला प्रश्न है, ये हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? तो हिंदी साहित्य के जो भूमिका है उसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो हिंदी साहित्य की भूमिका, जिसका प्रकाशन 1940 ईस्वी में हुआ था, जो कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित साहित्य इतिहास ग्रंथ है। तो इन्होंने हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है तथा हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास नाम साहित्य इतिहास ग्रंथ लिखा। इसमें क्या करना है, हमको मिलान करना है कि जो साहित्य इतिहास का दर्शन है वो किसके द्वारा लिखा गया है। तो यह अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत के द्वारा लिखा गया है। सॉरी, यह जो है नलिन विलोचन शर्मा के द्वारा दिया गया है, जो कि इसमें नकेन नाम से यह 3 कवि हुए हैं या लेखक हुए हैं, जिन्होंने क्या किया है, जो नकेनवाद के क्या है, या प्रवर्तक या प्रपद्धवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो हिंदी साहित्य का जो दर्शन है वह नलिन विलोचन शर्मा के द्वारा लिखा गया है। फिर भाषा काव्य संग्रह, जो कि महेश दत्त शुक्ल के द्वारा लिखा गया है। और हिंदी भाषा और साहित्य, जो कि श्याम सुंदर दास के द्वारा लिखा गया। फिर हिंदी भाषा और उसके साहित्य का जो विकास है वह अयोध्या सिंह उपाध्याय के द्वारा लिखा गया है। फिर 49 नंबर का प्रश्न देखते हैं। यहाँ देखिए सही सुमेलित क्या क्या है, अभी मैंने बताया वही पे कि साहित्य का इतिहास दर्शन, जो कि नलिन विलोचन शर्मा, भाषा काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ल, हिंदी भाषा और साहित्य 1930 में प्रकाशित हुई श्याम सुंदर दास, हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास 1930, जो हरिओत के द्वारा लिखा। देखिए जो श्याम सुंदर दास है वह जो पत्रिका रही है सरस्वती, तो उसके ये प्रथम जो कह सकते हैं कि क्या थे, एक डायरेक्टर या निदेशक थे। उस वक्त ये अध्यक्ष पद पे थे उस पे 1900 से लेकर के 1902 तक। उसके बाद 1903 में हजारी प्रसाद द्विवेदी जो सरस्वती पत्रिका है उसके अध्यक्ष के रूप में सामने आते हैं। फिर 49 नंबर प्रश्न की हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास यह किसके द्वारा लिखा गया? तो डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी के द्वारा। तो अगर आपको अच्छे से पढ़ना है, ये किताब भी ले लेंगे तो बहुत ही अच्छा है हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ने के लिए। काफ़ी बेहतर किताब है ये, जो कि कब प्रकाशित हुआ था? संवेदना का विकास 1986 में प्रकाशित डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी की साहित्य इतिहास रचना है। तो बहुत ही शॉर्ट में इसमें अच्छे से समझाया गया जो उसका संवेदना, उसका विकास है, किस प्रकार से हुआ है। फिर 50 हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हिंदी साहित्य के दर्शन के लेखक नलिन विलोचन शर्मा ने साहित्य का इतिहास दर्शन नाम से एक ग्रंथ लिखा। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? इसमें जो उत्तर दिया है गलत है, बट इसका जो उत्तर है सही। जो किताब का नाम है इतिहास दर्शन नहीं लिखा था, उनके जो किताब का नाम था साहित्य का इतिहास दर्शन लिखा था। तो थोड़ा यहाँ से प्रिंट में गलत है, जिसकी वजह से थोड़ा आंसर गलत है। फिर है 51 नंबर पर प्रश्न की नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई? तो मैंने बताया था 1893 ईस्वी में हुई थी। तो नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में हुआ। जो श्याम सुंदर दास, उस समय जब स्थापना हुआ तो इसमें श्याम सुंदर दास हो गए, पंडित रामनारायण मिश्र हो गए तथा ठाकुर शिव कुमार सिंह ने इनकी स्थापना उस समय की थी। नागरिक प्रचारणी सभा हिंदी भाषा और साहित्य तथा देवनागरी लिपि की उन्नति एवं प्रचार प्रसार करने वाली भारत की अग्रणी संस्था है। तो इनका क्या काम था? जो हिंदी साहित्य इतिहास है और जो देवनागरी लिपि में लिखी जा रही है तो उसका प्रचार प्रसार करना। फिर हिंदी साहित्य के जो नियमन हो गए कि हिंदी साहित्य का नियम क्या होगा, उस पर नियंत्रण कैसे करेंगे, संचालन कैसे करेंगे, तो इसका यह इसमें महत्वपूर्ण स्थान था। तो यहीं से जो हिंदी शब्द सागर की भूमिका में जो हिंदी साहित्य का विकास है, जो कि बाद में हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से यह ग्रंथ आती, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया था, तो ये इसी में है। तो जो हिंदी शब्द सागर है यह किसने लिखा था? तो यह शब्दकोश का संपादन श्याम सुंदर दास ने किया था, हिंदी शब्द सागर का। फिर 52 नंबर प्रश्न है कि नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापक कौन थे, कौन नहीं थे? तो इसमें कौन नहीं थे? ये ठाकुर रामचंद्र वर्मा नहीं है, इसमें बाबू श्याम सुंदर दास थे, पंडित नारायण मिश्र हैं और ठाकुर शिव कुमार सिंह हैं। फिर 53 नंबर प्रश्न देखते हैं कि काशी नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई? तो 1893 ईस्वी में हुई। फिर है हिंदी शब्द सागर
हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्थान ने किया था, तो किसके द्वारा यह किया गया था, तो नागरी पंचाननी सभा के द्वारा। जो हिंदी शब्द सागर है, जो जिसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा इसी इनका जो हिंदी शब्द सागर है, जो कि श्याम सुंदर के दास द्वारा लिखा गया था, उसी की भूमिका में हिंदी साहित्य का विकास से जो ग्रंथ आया बाद में, जो हिंदी साहित्य का इतिहास हुआ, तो वह रामचंद्र शुक्ल ने लिखा था। फिर अगला प्रश्न 55 नंबर, हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास, इस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन किया, तो इसका जो बृहत इतिहास है हिंदी साहित्य का इतिहास, वह नागरी पंचाननी सभा के द्वारा क्या हुआ, यह प्रकाशन किया गया था, जो कि 1893 में हिंदी काशी में काशी नागरी पंचाननी सभा की स्थापना होती है। फिर हिंदी साहित्य का जो बृहत इतिहास है, जो कि 17 भागों में या 17 खंडों में प्रकाशित की योजना बनी, किंतु इसमें क्या हुआ, 16 खंड ही प्रकाशित हो पाए थे, एक खंड नहीं प्रकाशित हो पाया था। फिर फोर्ट विलियम कॉलेज फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई, तो यह 1800 ईस्वी में हुई थी। तो थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं, फिर मैं कुछ और अन्य तथ्य भी बताने की कोशिश करूंगा कि फोर्ट विलियम कॉलेज ने जॉन गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में ओरिएंटल सेमिनरी की स्थापना की। बाद में यही संस्थान फोर्ट विलियम कॉलेज के रूप में परिवर्तित हुई। फिर फोर्ट विलियम कॉलेज का स्थापना टीपू सुल्तान पर ब्रिटेन की निर्णायक विजय की स्मृति में 10 जुलाई 1800 ईस्वी को हुई, और गिलक्राइस्ट उसके हिंदुस्तानी विभाग के क्या थे, अध्यक्ष। तो जो फोर्ट विलियम कॉलेज है, उसके कौन से जो अध्यक्ष रहे हैं जो हिंदुस्तानी विभाग के, वह जॉन गिलक्राइस्ट रहे हैं, और उन्होंने हिंदी के शिक्षण के लिए 2 भाषा पंडितों लल्लू लाल एवं सदल मिश्र की इसमें नियुक्ति की थी। तो विशेष करके जो लल्लू लाल हो गए और सदल मिश्र हो गए, तो इन्होंने क्या किया था, जो गद्य की जो रचनाएं हैं, सर्वप्रथम यहाँ से शुरुआत मानी जाती है, यहीं से इसका विकास माना जाता है। बाद में फिर भारतीय हिंदू काल में इसका विस्तृत विकास होता है। तो शुरुआती में लल्लू लाल जी हो गए, सदल मिश्र हो गए, इंशा अल्लाह खान हो गए, और भी एक और है, तो उनके द्वारा किया गया था। जो गद्य की परंपरा है, यहाँ से भी शुरू मानी जाती है, जहाँ से स्टार्ट होता है। फिर अगला प्रश्न है 57 कि कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के आज संस्थापक कौन है, तो जॉन गिलक्रिस्ट। तो ये फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है, कलकत्ता में, जिसकी स्थापना 1800 ईस्वी में हुआ। सदल मिश्र की भाषा की विशेषता क्या है, देखिए सदल मिश्र जी आ गए। सो इनका पूर्वीपन, इनकी भाषा की विशेषता क्या है कि इनकी विशेषता में हमें पूर्वीपन देखने को मिलता है, क्योंकि ये कहाँ थे, यह बिहार प्रांत के थे। तो अब जो शाहाबाद, जो कि अब भोजपुर के नाम से जिले के ध्रुवडीवा गांव में यह इनका जन्म हुआ था, और यह ब्राह्मण थे, और इनके पिता का नाम नंदमणि मिश्र था। यह कोलकाता के फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी विभाग में क्या थे, अध्यापक थे। तो जो फोर्ट विलियम कॉलेज है, उसमें एक हिंदुस्तानी विभाग था, तो उसमें क्या थे, ये अध्यापक थे, पढ़ाने का कार्य करते थे, या पुस्तकों पे रिसर्च हो गए, ये सब करते थे। तो सदल मिश्र का प्रारंभिक खड़ी बोली गद्य, देखिए यहाँ पे प्रारंभिक खड़ी बोली गद्य लेखकों में विशेष महत्व रहा है। इनके अब संगठन एवं वाक्य विन्यास दोनों में ही ब्रज भाषा, पूर्वीपन और बांग्ला, इन तीनों का प्रभाव स्पष्ट दिखता है। तो इनका जो वाक्य विन्यास है, जब यह लिखते हैं खड़ी बोली, तो उसमें कौन कौन सी भाषा हमको देखने को मिलता है, ब्रज भाषा भी देखने को मिलता है, पूर्वीपन भी देखने को मिलता है, और बांग्ला में यह जाकर कार्य करते हैं, तो वहाँ पे भी इस भाषा का हमको प्रभाव दिखता है। तो यह 4 कवि रहे हैं, जो कि सदल मिश्र हो गए, और फिर उसके बाद इंशा अल्लाह खां हो गए, और फिर उसके बाद और 2 हैं। तो इन्होंने क्या किया था, जो खड़ी बोली का जो गद्य का लेखक है, वहां से प्रारंभ माना जाता है। देखिए यहाँ पे आगे होगा कि आधुनिक काल में जिस भाषा में हिंदी गद्य लिखा जा रहा था, वह खड़ी बोली गद्य ही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ अकबर के दरबारी कवि गंग के द्वारा लिखित चंद छंद बर्मन की महिमा से मानते। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या मानते हैं कि खड़ी बोली जो गद्य है, जो खड़ी बोली की, जो खड़ी बोली में कहानी हो गया या फिर नाटक हो गए, तो वो कब से लिखे जा रहे हैं। अकबर का मानना है कि यह जो उनके दरबारी कवि गंग थे, तो उनके एक चंद छंद बर्मन की महिमा की जो एक पुस्तक है, जो कि गंग के द्वारा लिखा गया, तो वहां से इसकी शुरुआत मानते हैं। इन्हीं गंग को क्या होता है, हाथी से कुचलवा करके मरवा दिया जाता है। फिर सदल मिश्र ने हिंदी के पहले गद्यकार हैं, तो सबसे पहले सदल मिश्र क्या है, हिंदी के पहले गद्यकार रहे हैं। 2 गद्यकार जो गद्यों का है लिखा है, पहला है नासिको तो पख्यान या चंद्रावती, इसको कहते हैं, 1803 में प्रकाशित हुआ। दूसरा है रामचरित्र, जो 1806 में प्रकाशित हुआ। तो यह स्रोत कहाँ से लिया गया है, हिंदी साहित्य का, हिंदी का गद्य साहित्य जो रामचंद्र तिवारी के द्वारा किताब है। ये भी बहुत ही अच्छी किताब है, काफी मोटी तगड़ी किताब है। अगर आपको बहुत डीपली पढ़ना, तो ये भी किताब लेकर के जो गद्य साहित्य का इतिहास उसको पढ़ सकते हैं। फिर रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सदल मिश्र ने व्यवहार उपयोगी भाषा लिखने का जो प्रयत्न किया, उनके द्वारा बताया गया। फिर श्याम सुंदर दास ने तत्कालीन गद्य लेखकों में इंशा अल्लाह खान के बाद दूसरे स्थान पर सदल मिश्र को
ही रखा था। तो अलग अलग कवियों ने मतलब 4 कवि रहे हैं, तो इनको अपने अनुसार लोगों ने क्रम वाइज अपने अनुसार रखा। तो इंशा अल्लाह खां जो कि रानी केतकी की कहानी का जो प्रकाशन किया गया था, लिखा था, वह इंशा अल्लाह खान के द्वारा लिखा गया था। तो इनको दूसरे स्थान पर सदल मिश्र को ही रखा। ठीक, इनके बाद इंशा अल्लाह खान के बाद यह सदल मिश्र को रखते हैं श्याम सुंदर दास। फिर लल्लू लाल की रचना प्रेम सागर में ब्रज भाषा का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है तथा शैली आख्यात्मक है। यह लल्लू लाल की सबसे प्रसिद्ध रचना है। तो लल्लू लाल की रचना कौन सी? प्रेम सागर है। फिर देखिए मुंशी सदा सुख लाल की रचना कौन है? सदा सुख, सुख से हो जाएगा सुख सागर, तो सदा सुख लाल का सुख सागर एक धार्मिक ग्रंथ है। तो इसकी भाषा पर पंडिताऊपन एवं जो एक फारसी का प्रभाव भी हमको देखने को मिलता है। फिर सुख सागर विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग पर आधारित है। तो कहा किस पे आधारित है? विष्णु पुराण पर आधारित है। फिर ईशा अल्लाह खान की रचना जो कि मैंने बताया रानी केतकी की कहानी, जिसे हम लोग उदयभान चरित भी कहते हैं, इसकी भाषा उर्दू, अरबी एवं फारसी का इस पे क्या है हमको प्रभाव देखने को मिलता है। फोर्ट विलियम कॉलेज में जॉन गिलक्रिस्ट हिंदी उर्दू के अध्यापक थे और इन्होंने लल्लू लाल और शाहबाद जो लल्लू लाल और शाहबाद जो कि भोजपुर के सदल मिश्र को भाषा मुंशी के रूप में क्या किया था? नियुक्त किया था। तो मुंशी के पद पे 2 लोगों को इन्होंने क्या किया था? नियुक्त किया था। खड़ी बोली जो गद्य है उसके विकास के लिए तो लल्लू लाल जी थे, जो कि भोजपुर के थे, और सदल मिश्र इन दोनों को किया था। फिर अगला प्रश्न है कि प्रेम सागर किसकी रचना है? तो प्रेम सागर लल्लू लाल की प्रेम सागर है। रानी केतकी की कहानी किसकी है? इंशा अल्लाह खान की है। फिर रानी केतकी की कहानी की रचना कौन है? तो इंशा अल्लाह खान है। फिर निम्नलिखित में से फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में हिंदी के अध्यापक कौन रहे हैं? तो सदल मिश्र रहे हैं। हिंदी के अध्यापक सदल मिश्र रहे हैं। और एक और रहे हैं जो कि हम लोगों ने यहाँ पढ़ा था, लल्लू लाल के साथ साथ सदल मिश्र, लल्लू लाल और सदल मिश्र रहे हैं। फिर अगला प्रश्न है इनमें से कौन कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित थे? तो लल्लू लाल जी और सदल मिश्र संबंधित थे। फिर है नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन है? तो सदल मिश्र हैं। नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन है? सदल मिश्र। अगला प्रश्न है इनमें से सदल मिश्र की रचना कौन सी है? तो इनमें से सदल मिश्र की रचना है नासिकेतोपाख्यान। रानी केतकी कहानी इंशा अल्लाह खान की है। और आगे देखते हैं अब इंशा अल्लाह खान के द्वारा रचित रानी केतकी कहानी का दूसरा नाम क्या है? तो इसे हम लोग उदयभान चरित के नाम से भी जानते हैं। फिर उदयभान चरित के लेखक कौन है? तो इंशा अल्लाह खान है। सुसागर की रचना किसने किया? तो सुख सागर, सुख से सुख सागर और सदा सुख से सदा सुख लाल, तो सदा सुख लाल के द्वारा लिखा गया। तो सुख सागर की विषय क्या है? तो इसका जो विषय रहा है वह विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग पर है। लल्लू लाल जी का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो प्रेम सागर। लल्लू लाल प्रेम सागर, लल्लू लाल की जो सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना है वह प्रेम सागर रहा है। उर्दू के को यामनी भाषा कहने का श्रेय किसको जाता है? तो उर्दू को यामनी भाषा किसके द्वारा कहा गया था? तो यह लल्लू लाल जी के द्वारा कहा गया था कि जो उर्दू को हम लोग क्या कहते हैं? यामनी भाषा उन्होंने कहा था। उर्दू को यामनी मतलब उर्दू क्या है? यमन की भाषा है। इसकी प्रमुख रचना इनकी कौन सी है? लल्लू लाल की प्रेम सागर। इसे प्रारंभिक खड़ी बोली के नमूने मिलते हैं। तो इन्हीं के जो रचनाएं हैं, लल्लू लाल हो गए, इंशा अल्लाह खां हो गए, सदा सुख लाल हो गया, तो इनके रचनाओं में के खड़ी बोली का प्रारंभिक हमको खड़ी बोली के नमूने इनके रचनाओं में देखने को मिलते हैं। लल्लू लाल कोलकाता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज भाषा में कहते हैं मुंशी पद या अध्यापक के पद पे थे। भाषा योग अवशिष्ट के लेखक कौन है? तो राम प्रसाद निरंजनी। ठीक, ये प्रश्न बहुत बार आता है। जो भाषा योग वशिष्ठ के लेखक राम प्रसाद निरंजनी जी है, यह ग्रंथ विक्रम की संवत 1998 या फिर अगर इसको सन या ईस्वी जिसे हम लोग कहते हैं या एने डोमिनी कहते हैं, तो 1741 में यह रचना लिखी गई थी। अगर संवत 1798 है, अगर हमको ईस्वी लाना रहेगा तो क्या करेंगे? सिंपली 57 से माइनस कर देंगे तो हमको ईस्वी मिल जाएगा। तो यहाँ पे 1741 ईस्वी में रखा। तो इसे रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली में लिखा गया बहुत साफ सुथरा क्या माना है? ग्रंथ माना है। किसको? भाषा योग वशिष्ठ, जो कि राम प्रसाद निरंजनी के द्वारा लिखा गया। अब कुछ अदर तथ्य देखते हैं कि अब तक पाई गई पुस्तकों में भाषा योग वशिष्ठ सबसे पुरानी है। ठीक है, तो अब तक की जितनी पुस्तकें पाई गई हैं उसमें सबसे पुरानी कौन सी मानते हैं? रामचंद्र शुक्ल भाषा योग वशिष्ठ, जिसमें गद्य अपने परिष्कृत रूप में दिखाई देता है। जो इसमें गद्य का जो परिष्कृत रूप से क्या मतलब? एक मानक रूप है ना। एक साहित्य इतिहास जब लिखता है तो एक मानक, एक बहुत ही अच्छी भाषाओं का प्रयोग करता है, साहित्यिक भाषाओं का, तो इसमें देखा जाता है। इसे रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली का प्रथम ग्रंथ माना है। इसकी भाषा क्या है? गुरुमुखी है। इसकी भाषा कौन सी है? गुरुमुखी। गुरुमुखी किसकी? पंजाबी की जो लिपि है लिखने की, वह गुरुमुखी लिपि होती है। फिर खड़ी बोली की पहली रचना कौन सी है? तो वह नासिकेतोपाख्यान है इसमें से, है ना।
जो खड़ी बोली की पहली रचना इनमें से नासिकी तोपाख्यान है। जो केंद्रीय हिंदी निदेशालय हो गया, सेंट्रल हिंदी डायरेक्टोरेट हो गया, ने अपनी वेबसाइट पर हिंदी का उद्भव शीर्षक के अंतर्गत खड़ी बोली गद्य की पहली पुस्तक 1600 ईस्वी में जटमल कृत गोरा बादल कथा का उल्लेख किया है। तो जो सेंट्रल हिंदी डायरेक्टोरेट है, तो उनके जो वेबसाइट है वहाँ पर हमको गोरा बादल की कथा देखने को मिलता है कि यह पहली हिंदी का जो खड़ी बोली हिंदी की रचना मानते हैं। बट केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार प्रथम आधुनिक ग्रंथकारों में, बट वहीं पर वो मानते हैं कि प्रथम जो आधुनिक ग्रंथकारों में जो स्टार्टिंग में थे वह सरल लाल मिश्र थे और लल्लू लाल जी थे, दोनों शामिल थे, जो कि फोर्ट विलियम कॉलेज में अध्यापक या मुंशी के पद पे थे। फिर सरल मिश्र ने नासिकी तोपाख्यान की रचना की। तो नासिकी तोपाख्यान किसकी रचना है? सरल मिश्र की है। तथा लाल प्रणीत प्रेम सागर श्रीमद भगवत पुराण के दर्शन खड़ी बोली का रूप या रूपांतर है। अतः आधुनिक गद्यकारों में नासिकी तोपाख्यान खड़ी बोली की पहली रचना मानी जाती है। फिर आगे देखते हैं प्रश्न। ठीक है, यहाँ पे 73 प्रश्न थे। आई होप आप लोग को वीडियो बहुत ठीक ठाक लगी होगी। अगर कुछ और सजेशन देना है या इसमें कुछ और ऐड करके आपको अगर पढ़ने का मन है तो मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें। थैंक यू।